गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वामी विवेकानंद पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। स्वामी विवेकानंद पार्ट 1 में आपने स्वामी विवेकानंद के प्रारंभिक जीवन, उनके दार्शनिक और धार्मिक चिंतन के बारे में जाना। इस वीडियो के अंदर हम स्वामी विवेकानंद के राजनैतिक चिंतन और उनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान को पढ़ने की, समझने की चेष्टा करेंगे। स्वामी विवेकानंद उस श्रेणी के राजनीतिक दार्शनिक नहीं थे जिसमें हम हॉब्स, रूसो, ग्रीन या मार्क्स को समझते हैं, क्योंकि उन्होंने इन दार्शनिकों की तरह राजनीतिक चिंतन का कोई संप्रदाय कायम नहीं किया। राजनीति में उनका कोई विश्वास न था, ना ही वो किसी राजनीतिक क्रियाकलाप में भाग लेते थे। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं ना राजनीतिज्ञ हूँ, ना राजनीतिक आंदोलनकारी, मैं केवल आत्म तत्व की चिंता करता हूँ। जब वो ठीक होगा तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा। उनकी शिक्षाओं का, उनके व्यक्तित्व का बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत गहरा असर पड़ा, और मैं समझती हूँ न केवल बंगाल, पूरे भारत पे उनका गहरा असर आज तक हमें नज़र आता है। बंगाल के बहुत सारे राष्ट्रवादी जो नेता थे, उनके ऊपर उनके सन्यासी के गीत शीर्षक कविता का असर नज़र आता है। विवेकानंद ने अपने जो राजनीतिक विचारों में कुछ नई बातें कहीं, और उनके विचार उन परंपरागत राजनीतिक विचारों से अलग हटके थे। तो आइए हम उनके राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहला उनका जो राजनीतिक विचार था वो था राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत। विवेकानंद ने हीगल की तरह ये माना कि प्रत्येक राष्ट्र का जीवन किसी एक मुख्य तत्व की अभिव्यक्ति है। उनकी दृष्टि में धर्म भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक तत्व है। विवेकानंद ने राष्ट्रवाद के धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वो समझते थे कि आगे चल के धर्म ही भारत के राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनेगा। उनका कहना था कि राष्ट्र की भावी महानता का निर्माण उसके अतीत की महत्वता की नींव पर ही रखा जा सकता है। अतीत की उपेक्षा करना राष्ट्र के जीवन का एक गलत पक्ष है। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद का निर्माण अतीत की ऐतिहासिक विरासत की सुदृढ़ नींव पर होना चाहिए। विवेकानंद ने हीगल की तरह राष्ट्र के महत्व को माना, और उन्होंने ये कहा कि भारत को अपने आध्यात्म से ही पश्चिम को जीतना होगा। उनका जो प्रमुख कथन है कि एक बार पुनः भारत को विश्व की विजय करनी होगी और उसे पश्चिम की आध्यात्मिक विजय करनी होगी। विवेकानंद भारतीय राष्ट्रवाद के संदेशवाहक थे। जब उन्होंने देशवासियों को कहा कि बंकिम चंद्र को पढ़ो, उनके सनातन धर्म, उनके देशभक्ति को ग्रहण करो, उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि जन्मभूमि की सेवा ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। पर जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उनके कथन थे वो ये थे कि हे वीर, निर्भीक बनो, साहस धारण करो, इस बात का गर्व करो कि तुम भारतीय हो, और गर्व के साथ ये घोषणा करो कि मैं भारतीय हूँ और प्रत्येक भारतीय मेरा भाई। तो एक प्रकार से उन्होंने धार्मिक तत्वों को, सिद्धांत को राष्ट्रवाद का आधार बनाया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमको पश्चिम से विजय हासिल करनी है तो हमको अपने अतीत को इस प्रकार से भूलना नहीं होगा। हमको अतीत के नींव पर ही अपनी राष्ट्रीय आंदोलन की जो इमारत है या हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई है उसको आधारित करना होगा। तो इस रूप में उनका पहला विचार राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत था। उनका दूसरा विचार था स्वतंत्रता संबंधी धारणा। राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है वो है उनकी स्वतंत्रता की धारणा। उनका स्वतंत्रता विषयक दृष्टिकोण बहुत व्यापक था, और उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतः स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता मनुष्य का एक प्राकृतिक अधिकार है, यानी प्रकृति से हमें मिला है। और ये इच्छा व्यक्त भी की कि समाज के सभी सदस्यों को ये अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्राकृतिक अधिकारों का अर्थ है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि,
धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि ना पहुंचाए और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करने का समान अवसर उपलब्ध हो। तो उन्होंने स्वतंत्रता को बहुत ही एक प्राथमिक और प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। साथ ही उन्होंने विचार की स्वतंत्रता के बारे में भी स्पष्ट रूप से कहा कि विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन के विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। इसलिए अगर इसका अभाव हो जाता है तो समाज का पतन होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी माना कि स्वतंत्रता उपनिषदों का भी प्रमुख सिद्धांत है और उपनिषदकारों ने भी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता के सभी पक्षों का समर्थन किया है। तो इस रूप में उन्होंने स्वतंत्रता की के हर पक्ष का, चाहे वो विचार की स्वतंत्रता हो, चाहे वो एक प्रकार से हर क्षेत्र में आप अपनी जीवन पे स्वयं का कंट्रोल करें या स्वयं का नियंत्रण स्थापित करें, अपने स्व निर्णय ले पाए, उसके लिए उन्होंने स्वतंत्रता को बहुत आवश्यक माना। और तीसरी चीज़ जिसके लिए उनको युवाओं में वो बहुत लोकप्रिय भी हुए और उनको एक युवा प्रतीक समझा गया, वो था उनका शक्ति और निर्भीकता का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने एक प्रकार से पूरे मानवता को शक्ति और निर्भीकता का संदेश दिया। अगर हम राजनीति की शब्दावली में कहें तो उनकी ये थियरी ऑफ रेजिस्टेंस थी, प्रतिरोध का सिद्धांत था। उन्होंने भारतवासियों को ये कहा कि शक्ति और निर्भीकता अपने हृदय में भरने की हमें कोशिश करनी चाहिए। बिना शक्ति के हमारा कोई अस्तित्व नहीं है और हम अपने अधिकार की रक्षा करने का सामर्थ्य भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर विदेशी सत्ता से लड़ाई करें, तभी हम राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त कर सकेंगे। विवेकानंद ने निर्भीकता के सिद्धांत को दार्शनिक वेदांत के आधार पर भी उचित ठहराया। उन्होंने ये बार बार कहा कि आत्मा ही परम सत्य है, इसलिए वो सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से परे है। इसलिए वे भारतीय जनता को आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा देते रहे और इसीलिए जो एक उनको युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। तो ये उनका तीसरा विचार था। स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचारों में अगला विचार है व्यक्ति की गरिमा का सिद्धांत। उन्होंने माना कि राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है, अतः व्यक्ति को अपने पुरुषत्व, मानवीय गरिमा और सम्मान की भावना जैसे श्रेष्ठ गुणों का विकास करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यक्ति इन सारे गुणों का विकास तो करे, पर ये मानते हुए कि वो राष्ट्र एक शरीर है और व्यक्ति उसका एक अंग है, अतः उसके जो व्यक्तिगत अहम है और देश की आत्मा के साथ उनका जो तारतम्य है वो बना रहना चाहिए। तो इतना व्यक्ति की गरिमा का महत्व है कि वो होनी चाहिए समाज में। व्यक्ति कोई भेड़ बकरी नहीं है, हर व्यक्तित्व अपने आप में एक विशिष्ट है, इसलिए व्यक्ति की गरिमा स्थापित हो, पर वो इतनी भी ज़्यादा ना हो कि वो राष्ट्र के ऊपर हावी हो जाए। अतः उसकी गरिमा और राष्ट्र के महत्व दोनों के बीच में एक तारतम्य होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने ये कोशिश की कि ऐसे श्रेष्ठ आदर्शों को वह समाज के अंदर स्थापित करें कि जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवन में इन महान गुणों को, मानवीय गरिमा को स्थापित भी कर सके और राष्ट्र की आत्मा के साथ उसका तारतम्य भी बना सके। फिर आता है, और इसी क्रम में जो अगली बात उन्होंने कही वो थी अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पे बल। उन्होंने ये माना कि आधुनिक विश्व में विभिन्न समुदायों और वर्गों के में अधिकारों का लिए एक संघर्ष चलता रहता है और ये संघर्ष निरंतर चलता रहता है। अतः उन्होंने ये माना कि व्यक्ति ये जो अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है उसके साथ ही साथ वो ये भी सुनिश्चित करे कि उसका समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों का निर्वाह उसको बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इस बात पे बल दिया कि चाहे वो खुद स्वयं भिक्षु हो या सन्यासी थे, पर उन्होंने कहा कि निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करने वाले गृहस्थ को
उनसे अधिक ऊंचा स्थान समाज में मिलना चाहिए। और उसका कारण था कि गृहस्थ निरंतर एक कर्तव्य भाव से अपने कार्य को करता है, इसीलिए समाज की व्यवस्था सही रूप से चलती है। तो जो उस समय आवश्यकता थी एक कि व्यक्ति अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर भी बल दे, आज भी वही सेम परिस्थिति है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों के प्रति इतनी अनदेखी ना करे। अतः उन्होंने जो दूसरा जो इसी व्यक्ति की गरिमा के साथ जो विचार दिया वो था अधिकारों के साथ ही कर्तव्यों पे बल। साथ ही उन्होंने एक आदर्श राज्य की धारणा भी प्रस्तुत की। स्वामी विवेकानंद ने माना कि मानवीय समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बारी बारी से राज्य करते हैं, और हर जो वर्ण का जो राज्य शासन होता है उसमें कुछ खासियत होती है। जैसे कि जब ब्राह्मण समाज शासन करेगा तो उसमें ज्ञान और विज्ञान में प्रगति होगी। क्षत्रिय अगर शासन करे, बुराई भी होगी लेकिन ये उसकी योगदान होता है। अगर क्षत्रिय राज्य करेगा तो उसमें सामाजिक शिष्टता या सभ्यता का विकास होगा। अगर वैश्य शासन करेगा तो उसमें प्रचार भाव होगा और जो व्यापार जो है या वाणिज्य उसका विकास होगा। इसी प्रकार अगर जो शूद्र शासन करेगा तो उस प्रकार के शासन में नीचे के वर्गों का विकास होगा और एक समानता का भाव समाज में स्थापित होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो चारों वर्ण हैं उनकी जो अच्छाइयाँ हैं उनको अगर एक जगह स्थापित किया जाए और एक ऐसा राज्य बनाया जाए जिसमें इन चारों वर्णों की जो खासियत है, चाहे ब्राह्मणों का ज्ञान हो या क्षत्रियों की सभ्यता हो या वैश्य का प्रचार भाव हो या शूद्र में की जो समानता की भावना है, अगर सारे तत्वों को एक जगह स्थापित कर दिया जाए तो एक आदर्श राज्य की धारणा स्थापित होगी। तो ऐसा उनका एक मानना था कि हर वर्ण की जो विशेषताएं हैं उनको अगर हम समाविष्ट करके एक प्रकार की राज्य व्यवस्था को बनाए तो वो एक आदर्श राज्य की धारणा होगी, ऐसा उनका मानना था। और अंततः उन्होंने अंतर्राष्ट्रवाद और विश्व बंधुत्व का समर्थन किया। आपको जैसा कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि विवेकानंद उग्र राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रवाद का या विश्व बंधुत्व का समर्थन किया और शिकागो के धर्म जो संसद के अंदर जब उन्होंने भाग लिया था तो उन्होंने अमेरिका के सभी भाई बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका संबोधित करके ये स्थापित किया था कि वो एक ऐसे दुनिया या ऐसे विश्व की कल्पना करते हैं जहाँ सारे लोग आपस में भाई बहन हैं। और इस तौर पे उन्होंने विश्व बंधुत्व की बात कही। उन्होंने शिकागो धर्म संसद में भी कहा था कि जहाँ अन्य सब प्रतिनिधि अपने अपने धर्म की चर्चा करते हैं वहाँ पे वो केवल सबके ईश्वर की बात कर रहे हैं। और इस रूप से उन्होंने ये माना कि हम सारे राष्ट्रों के बीच में एक भ्रातृत्व भाव है और ऐसी तौर पे उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रवाद की परिकल्पना की। उनका ये जो विचार था, उन्होंने एक बार कहा भी था कि निस्संदेह मुझे भारत से प्यार है, पर प्रत्येक दिन मेरी दृष्टि और अधिक निर्मल हो जाती है। हमारे लिए इसीलिए भारत या इंग्लैंड या अमेरिका क्या है, हम तो ईश्वर के सेवक हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं। जड़ में पानी देने वाले क्या सारे वृक्ष को नहीं सींचता। उसी प्रकार उन्होंने एक ऐसे विचार का समर्थन किया जो अंतर्राष्ट्रवादी हो, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना हो। और इसी विश्व बंधुत्व की भावना की ही वजह से पश्चिम ने उनके विचारों को इतने खुले दिल से स्वीकार किया और वो इतने लोकप्रिय दुनिया भर में हुए कि उन्होंने किसी प्रकार की धार्मिक संकीर्णता का समर्थन नहीं किया। तो इस प्रकार से हमने देखा स्वामी विवेकानंद जो कि एक भिक्षु थे, सन्यासी थे, पर उनके मन में इतना संपूर्ण दुनिया के प्रति एक ऐसा प्रगाढ़ प्रेम था और इसीलिए उनके विचारों का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे बहुत अधिक असर पड़ा। स्वामी विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने अपना आध्यात्मिक गुरु माना। अरविंद घोष का भी उनके बहुत बड़े समर्थक थे। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सन्यासी के गीत बंगालियों का एक बाइबल की तरह था। तो इस रूप में स्वामी विवेकानंद का योगदान
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत अधिक था। उन्होंने हिंदू पुनरुत्थान का समर्थन किया और इसीलिए भारत द्वारा विदेशों में गए जितने भी हमारे जो विद्वान थे, उनमें विवेकानंद सबसे अधिक विख्यात हुए। उन्होंने न केवल विदेशों में हिंदू धर्म की कीर्ति को प्रसारित किया, बल्कि उन्होंने भारतीयों में एक आत्मगौरव को भी जागृत किया कि आप अपनी चीज़ से इतने शर्मिंदा ना हो, आपको गौरवान्वित होना चाहिए आपकी इस ऐतिहासिक धरोहर से। उनके अनुसार भारत की जीवन शक्ति उसका धर्म है, इसीलिए जिस प्रकार से पश्चिम की जीवन शक्ति उनका विज्ञान है, और इसीलिए उन्होंने कोशिश भी की कि विवेक पूर्व और पश्चिम के बीच में एक समन्वय स्थापित किया जाए और हिंदू आध्यात्मिकता और पश्चिम के विज्ञान में एक सामंजस्य स्थापित किया जाए। उनकी शिक्षाओं का, उनके व्यक्तित्व का न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, और जो उन्होंने आध्यात्मिक स्वतंत्रता का संदेश दिया, उस संदेश से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी जो एक गति आई, और वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी स्वतंत्रता को, इस राजनीतिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित हुआ। तो इस रूप में आज हमने देखे स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक विचार। धन्यवाद।